देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने बहुत सारा चीज देखा, रेशियोज देखा, गेन होता है, गेनिंग रेशियो देखा। अब यहाँ पर हम लोग मेन क्वेश्चंस जो ऐसा आता है, ठीक है, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि रेशियोज वाला क्वेश्चन नहीं आता, हर चीज हमें जरूरत है। तो यहाँ पर अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। एक बार जस्ट रिकॉल करवा देते हैं एक चीज कि हमें जो रिटायरमेंट होता है तो मेन मेन क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर बैलेंस शीट में मान लो कोई रिजर्व वगैरह दिख रहा है, ठीक है, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं। हाँ, तो देखो अगर मान लो बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह है तो वो रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा। रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? रिजर्व का हिस्सा मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। और क्या मिलेगा? अगर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हो रहा है, ठीक है, एसेट एंड लाइबिलिटीज, तो उससे प्रॉफिट हो या लॉस जो भी है वो भी मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को। गुडविल का हिस्सा मिलेगा पार्टनर को, ठीक है। ये इस तरह का चीज जो होता है, ठीक है, ये रिजर्व मिल सकता है, कुछ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज होता है जो कि पार्टनर को रिटायरिंग के टाइम पे, हाँ, और उसका कैपिटल और उसका अपना कैपिटल वो मिल जाएगा, ठीक है। कैपिटल तो दिया हुआ रहता है, हमें पता है कि उसको कैपिटल के तौर पे कितना मिलना चाहिए, लेकिन बाकी जो भी मान लो क्या बोलते हैं उसे, बिजनेस के साथ साथ कैलकुलेट होते आ रहा है कि इस साल का रिजर्व कितना है, रिवैल्यूएशन हुआ तो कितना प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज मिलेगा। और गुडविल जो है ये सारी चीज कंपेंसेट कौन करेगा? जो गेनिंग पार्टनर होगा, जो पार्टनर लोग रह जाएंगे उनमें से जो गेनिंग होगा वो ये सारा चीज कंपेंसेट करेगा, ठीक है। मतलब गुडविल का हिस्सा ये सारा चीज देगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पहला एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, ए 3/5 बी 2/5। तो दोनों का बेस ठीक है, मतलब ठीक है इन द सेंस कि दोनों का बेस 5 है। तो हम लोग का यहाँ पर कोई चेंज करने का जरूरत नहीं, मतलब 3:2 है ना, 3/5 और 2/5, ठीक है। ये मैंने इसीलिए बोला, लास्ट दिन ऐसा हो रहा था ना कि बेस में मान लो यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो फिर हमें उस बेस को सही करना पड़ता है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 1 Jan 2020, बैलेंस शीट दिया है 1 Jan 2020 का। कैपिटल अकाउंट दोनों का दिया हुआ है, रिजर्व अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो रिजर्व है बैलेंस शीट में। अब ये क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था, फिर एक बार बताते हैं। देखो ये इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट होता है बिकॉज ये किसने जनरेट किया है, ये किसके हेल्प से जनरेट हुआ है, ए और बी के हेल्प से। तो बी अगर बाई चांस किसी भी रीजन से जा रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट का रीजन बहुत सारा होता है, किसी का मान लो किसी को इलनेस है या फिर कोई आगे काम नहीं करना चाहता हम लोग, या फिर ओल्ड एज है, तो हम लोग पढ़े थे ना एकदम स्टार्टिंग में वही लिखा हुआ था, रिटायरमेंट का बहुत सारा पर्सनल रीजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी बोलेगा इसमें तो मैंने भी मेहनत किया है, ठीक है, तो मुझे भी इसका कुछ पार्ट तो दे दो। कुछ पार्ट इन द सेंस पार्टनरशिप में सारा चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होता है, ठीक है। तो बी को ये इसका जो हिस्सा है वो मिल जाएगा। ट्रेड पेबल ये तो करेंट लाइबिलिटी है। प्लांट मशीनरी, अगर ये क्या हो सकता है, ये लाइबिलिटी है, अगर रिवैल्यूएशन होता है तो लाइबिलिटी रीअसेस्ड हो सकता है। प्लांट मशीनरी ये भी एसेट है। इन्वेंट्रीज ऑल्सो एसेट, ये फिक्स्ड एसेट, ये करंट एसेट, ठीक है। ये सब क्या हो सकता है, एसेट्स जो है वो रिवैल्यूड हो सकता है। हुआ है कि नहीं वो तो नीचे पढ़ने से पता चलेगा कि इन्होंने क्या टर्म्स एंड कंडीशन में बी को रिटायरमेंट जो है वो प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट किया है। ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट, बैंक बैलेंस करेंट एसेट, कैश इन हैंड करेंट एसेट। बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू इलनेस, अब देखो रीजन भी बता दिया, उनका तबियत ठीक नहीं है तो वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। एंड ए टेक्स इट ओवर, ठीक है। अच्छा, द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वाज मेड, अब रिवैल्यूएशन हुआ है, जैसे कि इन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन किया 25,000, तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर पहले से कोई गुडविल नहीं था। अगर पहले से गुडविल होता तो इसे राइट ऑफ करना पड़ता। ये कौन सा गुडविल है? ये गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है।
मतलब ये किसी का खरीदा हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब ए बी ने ये गुडविल परचेज नहीं किया है मार्केट से। परचेज कब कर सकते हैं? किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, जिसके बिजनेस में गुडविल है, तो वो परचेज गुडविल होता है। वो गुडविल के चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल्स में किया हुआ है, तो अभी बोलेंगे तो बहुत सारा चीज हो जाएगा, इसीलिए इतना ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। वो एक बार देखोगे तो क्लियर होगा। और भी यहाँ पर गुडविल जो है, देखो वैल्यूड मतलब इन्होंने खुद से वैल्यू किया है कि मेरे बिजनेस का गुडविल 25,000 है, ठीक है। अब करना क्या है हम लोगों को, ये गुडविल में गुडविल कौन जनरेट किया है? इन दोनों दोनों के जो मतलब मेहनत है उससे जनरेट हुआ है। तो अब बी चला जाएगा तो वो बोलेगा मुझे भी मेरे गुडविल का जो प्रोपोर्शन है मुझे दे दो, ठीक है। देगा कौन? कंपेंसेट कौन करेगा? जो रह जा रहा है पार्टनर वो करेगा। डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट मशीनरी पे 7.5%, मतलब प्लांट मशीनरी का वैल्यू कम करना है। रिवैल्यूएशन में एसेट कम होगा, यानी रिवैल्यूएशन में लॉस। इन्वेंट्री 15% कम करना है, यानी यहाँ पर भी हो गया डिक्रीज, एसेट डिक्रीज यानी कि लॉस। डाउटफुल डेब्ट्स प्रोविजन इज रेज्ड अगेन ट्रेड रिसीवेबल एट 5%, मतलब जितने भी ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिजनेस में जिनसे पैसा मिलेगा, ठीक है, यानी कि डेटर। तो डेटर के अगेंस्ट हमें 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन क्यों क्रिएट किया जाता है? प्रोविजन इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि अगर हमें डाउट है, ये मतलब क्या होता है ना, बिजनेस करते करते एक अपना नॉलेज से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जो भी सेल करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जितने लोगों को क्रेडिट में बेचा सभी अच्छे कस्टमर होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर भी हो सकते हैं कि जिन्होंने पैसा जो है वो नहीं दिया, मतलब बैड डेप्ट कर दिया। लेकिन बैड डेप्ट कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो बाद में पता चलता है। तो बिजनेस को जो है उसमें ज्यादा लॉस जो है वो अचानक से ना जनरेट हो जाए, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन करके रखते हैं। जैसे मान लो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोविजन कैसे कर सकते हैं, जो भी घर में अर्निंग हो रहा है वो सारा हम लोग खर्चा नहीं करते, क्या करते हैं, थोड़ा सेविंग्स कर लेते हैं ना, कि फ्यूचर में इस चीज के लिए जरूरत, कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिए, ठीक है, या फिर मान लो कुछ हम लोगों ने बैंक में एफडी कर दिया। ये सब क्या है, फ्यूचर का सोच के। वैसे ही बिजनेस में फ्यूचर का सोच के क्या किया जाता है, प्रोविजन कर लिया जाता है। मतलब ये थिंकिंग है कि 100 रुपीज का जिनको सेल किए हैं वो 5 रुपीज हमें नहीं देंगे। मतलब 100 रुपीज का अगर टोटल डेटर है, 5 रुपीज का डेटर, ये एजम्पशन है कि हमें नहीं मिल सकता है। ये एजम्पशन है, कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म होता है तो प्रोविजन नहीं होता है, वो बैड डेप्ट होता है। तो ये हो गया 95, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ये है कि 5 रुपीज ना मिले तो 95 मिले, इसको बोला जाता है प्रोविजन। डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। एंड डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल जो है उसमें ये है कि डिस्काउंट मिल सकता है कितना, 2%, ठीक है। मतलब अगर 100 रुपीज का परचेज किया गया है तो 2 रुपीज में भी डिस्काउंट हो जाए, देन 98 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। ये सब परसेंटेज का मतलब बताए, ठीक है। ये एक्चुअल नहीं है, हमें तो परसेंटेज टोटल अमाउंट पे लगाना पड़ेगा। तो ये जो 2% है, 5% है, इसका मतलब मैंने समझा दिया। एक में तो हमारा एसेट कम हो रहा है, दैट इज डाउटफुल डेट। हम लोग बोल रहे हैं डेटर मेरा कम हो सकता है एजम्पशन बेसिस पे, तो एसेट फिर से डिक्रीज हो गया, ठीक है, ये भी लॉस है। और यहाँ पर बोल रहा है कि डिस्काउंट मिल सकता है ट्रेड पेबल में, तो हम लोगों का लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ, जो कि रिवैल्यूएशन के लिए बेनिफिट है, ठीक है। लाइबिलिटी मतलब कम पे करना पड़ेगा, ठीक है, कम पे करना पड़ेगा तो हम लोग के लिए बेनिफिट है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोला है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन। ये सारे ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड क्लोज द पार्टनर्स अकाउंट एज ऑन 1 Jan 2020। गिव ऑल्सो द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए। अच्छा, बैलेंस शीट बनाना है, सारे ट्रांजैक्शंस को दिखाना है, और पार्टनर्स अकाउंट जो है उसे क्लोज करना है, ठीक है। क्लोज किसका होगा, जो चला जा रहा है उसका, ठीक है। मतलब एक बार तो जिस पैटर्न में बिजनेस चल रहा था वो तो क्लोज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग पहले बना लेते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट हम लोगों ने किया था यहाँ तक, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन 1। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, एक एक फॉर्मेट करके दिखा देते हैं। देखो फॉर्मेट करके ही करना है, लेकिन हम क्या करेंगे ना, आगे जाके इतना फॉर्मेट मेंटेन नहीं करेंगे, तो क्या होता है ना, इतना सारा चीज लिख के करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो एक फॉर्मेट में दिखा देते, तुम लोग को पता है वैसे फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री का। तो जब भी एग्जाम में करो, कहीं भी करो, फॉर्मेट मेंटेन करना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर 2020 था शायद, चेक करते हैं। हाँ,
2020 देखो यहाँ पर बोला है सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू ऑफ गुडविल जो है ये पूरे फर्म का है, पूरे फर्म का मतलब पूरे बिजनेस का है। इसमें दो जन का पार्टिसिपेशन है, ए एंड बी, तो इसमें ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है। फिलहाल तो बी का हिस्सा कैलकुलेट करेंगे क्योंकि बी को रीपे करना है गुडविल का हिस्सा उसका, ठीक है। तो बी का कितना होगा, तो ऑलवेज क्या होता है, प्रोपोर्शनेट टू पीएसआर, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना होगा उतना ही मिलेगा। तो 25,000 का बी का प्रोपोर्शन कितना है, 2/5, ठीक है। तो 25,000 इंटू 2/5 कितना हो गया, 10,000, ठीक है। तो 10,000 बी को देना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, ठीक है। तो गुडविल के लिए देना पड़ेगा, देगा कौन, जो गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि रिटायरमेंट में गेन होता है। गेनिंग पार्टनर कौन है, ए। अब इनका गेन कितना है, सिंपल सा बात है, क्योंकि दो ही पार्टनर है। ए को पहले 3/5 मिलता था, ठीक है। अभी बी चले जाएंगे तो बी का जो पोर्शन है वो भी मिलेगा, दैट इज 2/5 मिलेगा। तो गेन अमाउंट कितना हुआ, 2/5, ठीक है। तो पूरा प्रॉफिट पूरा हो जा रहा है ना, 3 + 2/5, 5/5 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट का अभी किसके पास रहेगा, ए के पास। तो ए इज द गेनिंग पार्टनर, गेन कितना हो रहा है फॉर 2/5 अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2/5 अमाउंट का जितना हो रहा है उतना वो कंपेंसेट करेंगे, ठीक है। तो 10,000 का कंपेंसेट करना पड़ेगा, 10,000 का कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर 10,000 का कंपेंसेट करेंगे। अब 10,000 का कंपेंसेट का मतलब क्या हो जाएगा, बी के कैपिटल अकाउंट 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ए का कैपिटल अकाउंट 10,000 से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में सारे चीज क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये पहला एंट्री कर लेते हैं। तो ये डेट क्या है, डेट है यहाँ पर फिलहाल Jan 1 दे देते, वैसे डेट तो कुछ है नहीं। तो ए का कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये वाला फिलहाल नैरेशन के साथ ही कर देते हैं। एग्जाम में हमेशा नैरेशन देना है अगर जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है। अगर स्पेसिफिकली बता देता है नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड तो नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या मिलेगा, ये सब तो रिवैल्यूएशन होगा। अच्छा, ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। अभी बी को देख लेते हैं, बी को क्या क्या मिल रहा है। तो बी को गुडविल का हिस्सा मिल गया, अब चेक करेंगे रिजर्व का हिस्सा मिलेगा, फिर रिवैल्यूएशन को कैलकुलेट करके उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके बी को ट्रांसफर करेंगे। तो रिजर्व वाला कर लेते हैं। रिजर्व हमेशा देखो किधर है, रिजर्व किधर है, लाइबिलिटी साइड। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। प्रॉफिट से जो पोर्शन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं रखते हैं, मतलब इजीली, मतलब एक्चुअली अगर कंपनी अकाउंट जब तुम लोग पढ़ोगे, मतलब ऑलरेडी 12 में जिन लोगों ने 12 में किया हुआ है उनको पता है, जिनका नहीं हुआ है वो कर लोगे तो पता चलेगा। एक्चुअली क्या होता है, जो प्रॉफिट हम लोग शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्रीली रखते हैं, ठीक है, वो पीएल होता है। और जो फ्रीली नहीं रखा जाता है लेकिन रिजर्व के तौर पे रखा जाता है, यानी कि ये भी हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड, अगर वो कंपनी अकाउंट होता है। फिलहाल हम लोग तो कंपनी अकाउंट्स नहीं करे, पार्टनरशिप करे। तो रिजर्व क्या है, प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो प्रॉफिट कहाँ पर ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, लाइबिलिटी है, देखो इधर दिख रहा है, ठीक है। तो लाइबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिजर्व डेबिट हो गया। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व का अमाउंट कितना है, रिजर्व का अमाउंट है 15,000, ठीक है। 15,000, कोई भी चीज फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो नील हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो किनको डिस्ट्रीब्यूट होगा, 15,000 में दोनों का जाएगा, ठीक है। एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि देखो जैसे गुडविल जब कंपेंसेट हुआ तो ए का कैपिटल डेबिट हुआ, बी का क्रेडिट हुआ। अब रिजर्व जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए के पास भी रिजर्व का पोर्शन आ जाएगा, बी के पास भी रिजर्व का पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ डॉट डॉट दे दिया, तुम लोग पूरा लिखोगे जब भी एग्जाम में लिखोगे। तो 50, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 3/5 2/5,
ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3000, ये हो गया 9000 और ये 6000 हो जाएगा। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तुम लोग चाहो तो और भी अच्छे तरीके से नरेशन लिख सकते हो, मतलब ये हम शॉर्टकट बता रहे हैं कि टाइम कम रहता है तो इतना सा लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, उसके बाद प्लांट मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है, इन्वेंट्रीज का भी कम हो रहा है, तो प्लांट मशीनरी कम हो रहा है। एसेट अगर डिक्रीज होता है तो एसेट क्रेडिट होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेंट्री, और डेटर भी कम हुआ था, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब अमाउंट कितना हो रहा है, 7.5%। प्लांट मशीनरी है 20,000 का 7.5%, 20,000 का 7.5%, 1500 हो गया, ठीक है। तो प्लांट मशीनरी कितने से कम हो जाएगा, 1500 से कम हो जाएगा। इन्वेंट्री का क्या बोला हुआ है, इन्वेंट्री बाई 15%, तो इन्वेंट्री 15%, 16,000 का 15%, तो ये देखो 16,000 का 15%, 2400, 2400, ठीक है, 2400। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बोल रहे, डेटर कितना था, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर 15,000, इस पे 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, तो 15,000 पे 5%, 750 होगा, ठीक है। देख लो 15,000 का 5%, 750, ठीक है, तो 750 आ गया। अब ये तीनों जो है, ये तीनों ही एसेट है, ठीक है। एसेट डिक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों का डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ, यहाँ पर हो गया, ये हो गया 9 और 7, 650, 4650, ठीक है, 4650, ये हो गया बीइंग, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, बीइंग एसेट्स डिक्रीज्ड, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का हो गया कुछ एंट्रीज, और एक बाकी है रिवैल्यूएशन में, यहाँ पर ट्रेड पेबल 2% डिस्काउंट मिल सकता है, तो ट्रेड पेबल हम लोग का ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल कम हो रहा है, क्रेडिटर कम हो जाएगा, क्रेडिटर का अमाउंट, तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, रिजर्व ऑन, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो सिर्फ ट्रेड पेबल नहीं लिखे क्योंकि वो तो डिस्काउंट की वजह से हो रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल, या फिर सिर्फ भी ट्रेड पेबल लिख दोगे तो ऐसा कोई गलती नहीं है, ठीक है। टू रिवैल्यूएशन है, लाइबिलिटी डिक्रीज। अच्छा, तो ये कितना अमाउंट हो रहा है, चेक करते हैं। 7,500 पे 2%, 150, ठीक है, 150 से कम हो रहा है। अब हम लोग को चेक करना है कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन में लॉस है 4650, प्रॉफिट है 150, तो दोनों को नेट करना पड़ेगा। नेट करने से ओवरऑल लॉस ही हो रहा है क्योंकि लॉस अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। अब लॉस हो या प्रॉफिट, पार्टनर लोगों को वो अपने कैपिटल में लेना पड़ेगा, मतलब उनमें उनके कैपिटल में पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पार्टनर लोगों को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो और देखो ये जो अमाउंट है यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर आया 4650 क्रेडिट, ठीक है, सॉरी डेबिट, 4650 डेबिट, और 150
क्रेडिट, ठीक है, सेम अकाउंट में 150 क्रेडिट, तो इसका नेट हो जाएगा 4500, ठीक है। 4500 क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट अमाउंट ज्यादा है। अब डेबिट अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे, जैसे कि क्रेडिट यानी कि रिजर्व को जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्रेडिट खत्म हो जाएगा, तो खत्म होने का मतलब है उसे डेबिट करना है, और अगर जो डेबिट बैलेंस है उसे हमें खत्म करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब लॉस हो रहा है, वो तो हम लोगों ने देखा, ये 4500 का लॉस हो रहा है, और ये लॉस दोनों पार्टनर अपने कैपिटल में ट्रांसफर करवाएंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट 4500 पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। 3/5 और 2/5, तो 4500 डिवाइडेड बाई 5 कर लो, कितना हो गया, 900 इंटू 3 2700, और 900 इंटू 2 1800, क्योंकि रेशियो क्या था 3/5 2/5, ठीक है। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला, ठीक है। रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है, और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अभी हमें क्या करने बोला है कि हम लोगों ने जर्नल एंट्री तो कर दिया, बट यहाँ पर हम लोगों ने ये नहीं देखा कि बी को कितना पैसा मिल रहा है, वो भी तो चेक करना पड़ेगा, तो उसका भी एक जर्नल एंट्री होना चाहिए। तो बी को क्या क्या मिलेगा, देखो बी को 10,000 गुडविल का मिलेगा, रिजर्व का 6,000 मिलेगा, यानी कि 16,000, ठीक है। अच्छा 16,000, और यहाँ पर 1800 डिडक्ट हो जाएगा, तो क्या हुआ देखो, 16,000 में 1800 डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉस था तो डेबिट बैलेंस हो गया। तो देखो 16,000 माइनस 1800, तो यहाँ पर कितना हो गया 14,200, 14,200 मिल रहा है, प्लस प्लस कैपिटल मिलेगा जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था 15,000, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 15,000 कर लेते हैं, 29,200, ठीक है। 29,200 मिल गया हमें, कितना इनका कैपिटल में ट्रांसफर होना चाहिए, तो बी को कितना मिलेगा 29,200, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा एंट्री, कुछ इस तरह से होगा, बी का कैपिटल अकाउंट हमारे बिजनेस से हट जाएगा पूरा पूरी, क्योंकि ये पूरा ट्रांसफर कैपिटल में ही होता है। देखो ये जितना भी अमाउंट मैंने लिया ये सब कैपिटल है, 10,000 कैपिटल अकाउंट में दिख रहा है, ठीक है। अभी हम अकाउंट भी बना के दिखाएंगे 6,000 कैपिटल अकाउंट में दिख रहा है, ये वाला भी कैपिटल अकाउंट में दिख रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया वो क्रेडिट बैलेंस आया, और अगर हमें बी का जो अकाउंट है उसे क्लोज करना है तो क्रेडिट बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 29,200। अगर हम लोग पे कर देते हैं, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ हमें बताया नहीं है क्लियरली कि ये पेड है कि ड्यू है, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पे हो जाता है तो टू बैंक टू कैश कर दो, अगर पे नहीं होता है तो उसे लोन माना जाता है, ठीक है। तो अगर पे हो रहा है तो टू कैश या बैंक हो जाएगा 29,200, अदरवाइज ये हो जाएगा टू बीज लोन अकाउंट 29,200, मतलब कोई भी एक होगा, और दिस वन, ठीक है। तो अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कुछ स्पेसिफिकली ना बोले, तो हमें कोई भी एक एजम्पशन लेके क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन किया ना, देखो उन्होंने ही ऐसा किया क्योंकि उनका क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं था। हियर इट इज एज्यूम, ये देखो एज्यूम दैट अमाउंट पेबल टू बी इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब ये एजम्पशन है, इनका एजम्पशन है, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्मली हमें क्या करना है ना, थोड़ा इंस्टीट्यूट के वे से हमें चलना होता है, क्योंकि इनका अपना रूल्स होता है कि हम लोगों ने जैसा अप्रोच लिया है वैसा ही स्टूडेंट करे। तो इसीलिए अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो हम लोग यही वाला अप्रोच लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। और जब भी ऐसा हो अपना नोट हमेशा देना है कि हम लोग ये एजम्पशन ले रहे हैं कि ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू बीज लोन अकाउंट। अब लोन में ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि अभी पे नहीं करेंगे, फ्यूचर में पे करेंगे, ठीक है, इसीलिए लोन अकाउंट। अब इसका अगर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, देखो यहाँ पर बोला था ना, यहाँ पर बोला था देखो, क्लोज द पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करने का मतलब है कि
जो बी का कैपिटल अकाउंट है वो हमें क्लोज करके दिखाना है, क्लोज तो उन्हीं का अकाउंट होगा। ऑल्सो गिव ओपनिंग बैलेंस शीट, और उसके साथ साथ हमें एक बैलेंस शीट बनाना है। तो देखो इस तरह से हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लिख देते हैं ए डी, दोनों का ही बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी, सबसे पहले क्या होता है कि क्या बिजनेस में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था वो लिखना होता है, 20,000 एंड 15,000, चाहे एडमिशन का क्वेश्चन कर लो, चाहे रिटायरमेंट कर लो, डेथ कर लो, ठीक है। अच्छा बाकी क्या है, बाकी हम लोग यहाँ पर जो जर्नल एंट्री कर रखे हैं उससे करेंगे। तो गुडविल का गया था कंट्रीब्यूशन ए टू बी, तो बाई एज कैपिटल 10,000 टू बीज कैपिटल यहाँ पर 10,000, ठीक है। ये पहला वाला जर्नल एंट्री है, देखो मुझे याद था, रिजर्व टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो बाई रिजर्व, बाई रिजर्व 9,000 और ऐसा कुछ था, 9,000 6,000। अच्छा, और जो लॉस हुआ इधर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस, देखो इधर ऐड हो रहा है कैपिटल में, अब लॉस मतलब तो डिडक्ट का बात है, तो इधर आएगा। देखो ये एंट्री पुट नहीं होगा क्योंकि हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, हम लोगों के पास रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है फिलहाल। हम लोग जो लेजर बना रहे हैं वो रिवैल्यूएशन नहीं है, वो प्लांट मशीनरी नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी डेटा पुट नहीं होगा कैपिटल अकाउंट में। यहाँ रिजर्व फॉर ये भी नहीं होगा, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, यानी टू रिवैल्यूएशन बोल के 2700 और 1800, 2700 और 1800, ठीक है। ये हो गया, और तो कुछ नहीं था हम लोगों का। यहाँ ये वाला है, हम लोग खुद कैलकुलेट करके देखेंगे, मतलब देखो बी का कितना हो गया, 15 10 और 6, तो ये हो जाएगा 31,000, ठीक है। 31,000 में से 1800 लेस हो जाएगा, तो ये अमाउंट हो जाता है 29,200। अगर ये एजम्पशन है कि हम लोग ये बी को बाद में देंगे तो ये बीज लोन अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये बीज लोन अकाउंट हो गया, और इनका देखते हैं 20,000 प्लस 9,000, तो ये हो गया 29,000 माइनस 10,000 माइनस 2,700, तो ये हो गया 16,300। ये अलग लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दिखा देते हैं 16,300, ये आ जाता है। हम इसको फिलहाल बैलेंस शीट ही लिखते हैं, वैसे ए पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पार्टनरशिप का रूल्स है कि मिनिमम 2 जन चाहिए हमें, ठीक है। अब बी चले जा रहे, किसी का एडमिशन नहीं है, तो ए अकेले पार्टनरशिप फॉर्मेशन में तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते, बट इसके बारे में मैं कोई डिटेल्स नहीं दिया था, इसलिए मैंने फिलहाल ये दिखा दिया कि ए का क्लोजिंग बैलेंस इतना है 16,300। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। और यही वाला एंट्री देखो हम लोगों ने भी पास भी किया 29,200, बैलेंस शीट आफ्टर बीज रिटायर, हाँ बीज रिटायर, तो बैलेंस शीट तो ओल्ड बैलेंस शीट से देख के ही करेंगे। प्लांट मशीनरी था 20,000, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी था 20,000, इसमें डेप्रिसिएशन लगा। अब देखो ये जो भी जर्नल एंट्री हुआ है, देखो जर्नल से ही तो लेजर बनता है ना, और उसके बाद ही क्या होता है, बैलेंस शीट बनता है, उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस वगैरह, सॉरी उसके बाद ट्रायल बैलेंस होता है, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है, यही प्रोसेस होता है। अब ये पूरा देखो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, प्लांट मशीनरी को 1500 से कम कर देंगे, ठीक है। तो प्लांट मशीनरी जितना भी था, एक्चुअली इस तरह से बैलेंस शीट बनना चाहिए, हम यहाँ पर एक दिखा देते हैं, लेकिन ये लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। ये लिखने का जरूरत भी नहीं एग्जाम में, लेकिन जस्ट पहला क्वेश्चन हम समझाने के लिए कर रहे हैं, 20,000 माइनस 1500, ठीक है। तो 20,000 माइनस 1500 देख लो, मैंने कैलकुलेटर पे कर लिया, 18,000
500 होता है। ठीक है, तुम लोग भी चेक करते जाओ मेरे साथ साथ, अगर गलत होगा तो बताना। प्लांट मशीनरी हो गया, उसके बाद इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को भी रिड्यूस किया गया है, तो इन्वेंट्रीज था 16,000 और रिड्यूस हुआ है 2400। 13,600। ठीक है, 13,600। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल था। ट्रेड रिसीवेबल लेस कर देंगे पीबीडीटी, हाँ शॉर्टकट में लिख दिए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। पूरा लिखेंगे ना तो जगह कम हो जाएगा यहाँ पर। ट्रेड रिसीवेबल 15,000। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जनरेट किया गया था कितना, ये देखो 750। 750। कुछ भी शॉर्टकट एग्जाम में नहीं लिखना, हम बार बार बोल रहे हैं, हम शॉर्टकट लिख देते हैं लेकिन तुम लोग मत लिखो, तुम लोग को पूरा ही लिखना पड़ेगा उसी टाइम के अंदर ही। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बैलेंस एट बैंक 6,000। तो ये लिख लेते हैं, बैलेंस एट बैंक 6,000। ये पूरा 6,000 ही लिख देंगे, क्यों बताओ, क्योंकि जर्नल एंट्री में अगर देखो ना तो कुछ टू बैंक हुआ है ना तो बाई बैंक हुआ है। देख लो, कहीं पर भी टू बैंक बाई बैंक नहीं हुआ, यानी बैंक बैलेंस में किसी तरह का चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, अच्छा, और लास्ट जो था कैश इन हैंड, वो भी कोई चेंजेस नहीं है उसमें भी, कैश इन हैंड 500। अब इसका टोटल कर लेंगे 18,000। हम अपने कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, फास्ट होता है थोड़ा। 18,500, 13,600 प्लस 14,250 प्लस 6,500 कर दिया मैंने, ये आ गया 52,850। सेम अमाउंट इधर भी हमारा होना चाहिए। तो लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैपिटल। कैपिटल, तो यहाँ पर किसका कैपिटल रहेगा, ए का, एज कैपिटल। ए का कैपिटल कितना है, ए का कैपिटल 16,300, तो ए का कैपिटल हो गया 16,300। अब बी जो है, उनका कैपिटल तो नहीं दिखेगा, उनको पे नहीं किया, पे करने से तो बैंक बैलेंस से कट जाता। ठीक है, बैंक से कैश से, अगर टू बैंक होता तो बैंक बैलेंस को लेस करके दिखाते, टू कैश होता तो कैश को, जबकि यहाँ पर सफिशियंट अमाउंट था नहीं कि हम लोग पूरा पे कर पाते, इसी वजह से ना लोन दिखा दिया है। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे, कैपिटल के बाद क्या लिखेंगे, लोन, तो बीज लोन अकाउंट। अच्छा, इसके अलावा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल लेस कर देंगे इसमें डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये था। बी का लोन कितने का बना, 29,200, 29,200। ट्रेड पेबल था 7,500 और डिस्काउंट 150 का जनरेट हुआ था, वही तो याद आ रहा है, 150। तो 7,500 माइनस 150, ये कितना हो जाएगा, 7,350। ठीक है, टोटल करते हैं, 16,300 प्लस 29,200 प्लस 7,350, 7,350, 52,850 हो गया। टैली हो गया दोनों साइड। ठीक है, तो ये देखो कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने ए का इस तरह से लिखा था, इस तरह से दिखा दिया कि बी के रिटायरमेंट के बाद ए का बैलेंस शीट कैसे दिखेगा। ठीक है, अब नॉर्मली अगर देखो, लॉजिकली अगर देखो तो पार्टनरशिप में ये तभी कंटिन्यू कर पाएंगे अगर ये दूसरे किसी पार्टनर को लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये सब बारे में डिस्कस करने नहीं बोला है, तो ठीक है हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट देखो, इलास्ट्रेशन 2 क्या बोला है, इफ जी एंड के वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द 2:1, के वांट्स टू रिटायर। तो के रिटायरमेंट चाहते हैं ऑन 31st December 2019. Given below is the balance sheet of partnership as well as other information.
तो पार्टनरशिप का ये दे रखा है बैलेंस शीट, जब तीनों पार्टनर थे, रिजर्व है तो रिजर्व मिलेगा, के को क्या क्या मिलेगा, के को रिजर्व का हिस्सा मिलेगा। अच्छा, किसी तरह का अगर एसेट या लाइबिलिटीज में रिवैल्यूएशन आता है तो उसके प्रॉफिट या लॉस जो भी जनरेट होगा वो मिलेगा, और गुडविल अगर कुछ है तो मिलेगा। देखते हैं आगे क्या बोला है। एफ एंड जी मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है, एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 इन फ्यूचर। ठीक है, तो इनका फ्यूचर रेशियो दे दिया है, यानी गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग बिना कैलकुलेट करे नहीं समझ सकते कि गेनिंग रेशियो क्या होगा। बिना कैलकुलेट किए तभी होता है अगर एफ जी यही वाले रेशियो में कंटिन्यू करते तब होता है। इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन डिस्कस किए। वैल्यू ऑफ गुडविल 50,000, टोटल फर्म का गुडविल का वैल्यू 50,000 है, तो ये 50,000 का भी पोर्शन के को मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना इनका रेशियो है, यानी कि 1/2 2 4 1 1/5 1/5 जितना होता है उतना मिलेगा। और देगा कौन? एफ और जी दोनों में से जो भी गेनिंग पार्टनर होंगे, या फिर दोनों ही अगर होते हैं तो दोनों को ही देना पड़ेगा अपने गेनिंग रेशियो में, यानी हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट आर रिवैल्यूड बाय 30,000। फिक्स्ड एसेट 1,50,000 था, 30,000 से अपवर्ड करना है, अपवर्ड बाय 30,000, मतलब यहाँ पर और भी 30,000 ऐड करने के लिए बोला गया है। मतलब एसेट इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, क्रेडिट होगा। इन्वेंट्री बाय 10,000, इन्वेंट्री में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होने का मतलब होता है कि अगर कोई डेटर जो कि लॉन्ग टाइम के लिए क्रेडिट रखना चाहता है, उनके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो अगर जो सेलर है उनका पॉलिसी है तो वो बिल्स ड्रॉ कर सकते हैं। डिसऑनर का मतलब है कि पेमेंट जो है बिल्स रिसीवेबल के डेट के हिसाब से जो होना चाहिए उस हिसाब से उन्होंने पेमेंट नहीं किया। सीधा सा बता, डिसऑनर का मतलब है पैसा दिया नहीं जो देना चाहिए था। तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर ₹5,000, तो इसका मतलब डेटर कम हो जाएगा। यहाँ पर बोला है इसमें बिल्स रिसीवेबल कितना है? 20,000, तो पूरा ये कम नहीं होगा। 20,000 में जितना डिसऑनर हुआ है उतना कम हो जाएगा, यानी कि 5,000 से यहाँ पर एसेट डिक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिकॉर्डेड नहीं है तो रिकॉर्डेड करना पड़ेगा। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी है तो वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। डिसऑनर ऑफ बिल वाज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। अच्छा, कस्टमर जो डिसऑनर हो गए हैं, पेमेंट नहीं कर पाए बिल्स के थ्रू से, वो उनका प्रॉब्लम ये था कि वो इंसॉल्वेंट हो गए थे। ठीक है, तो रीजन जो भी हो हमें तो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करना पड़ेगा, वो इंसॉल्वेंसी की वजह से हो या जानबूझ के नहीं दिया हो। एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के। के को जो भी उनका क्लेम है जो मिलेगा उनको, उनका कैपिटल मिलेगा, उनको गुडविल मिलेगा, उनको रिजर्व मिलेगा, उनको रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट लॉस होगा वो लेना पड़ेगा। तो वो सारा पेमेंट इनको जो मिलेगा वो पे करने के लिए टोटल जो अमाउंट होगा उसको लोन नहीं बनाना है, वो ये लोग पे कर देंगे। देखो यहाँ पर पढ़ने से समझ में आता है कि ये पेड वाला बात है। एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश, तो वो सफिशिएंट कैश लेके आएंगे ताकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको पेमेंट कर सके। यानी पहले क्वेश्चन में जैसे बी का लोन हुआ था, यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं होगा। एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट, और उसके बाद जब वो लोग बिजनेस अपना नया स्टार्ट करेंगे जहां पर सिर्फ दो ही पार्टनर रहेंगे एफ एंड जी, तो वो अपना जो कैपिटल बनाएंगे ना वो बनाएंगे प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मीन्स अकॉर्डिंग टू पीएसआर। प्रोपोर्शनेट का मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस करते हुए अपना कैपिटल को बना लेंगे। ठीक है, ये कैसे होगा अभी करने से ही समझ में आएगा। इस पे हम लोगों ने एडमिशन पे भी किया था, तो ये पोर्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो दे वांटेड टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मतलब होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए जिस पैसे का जरूरत होता है। बेसिकली वर्किंग कैपिटल का अगर टेक्निकल मतलब देखो तो वो होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, मतलब अगर मान लो किसी के पास है 1,00,000 रुपीज, ठीक है, लेकिन मार्केट में उसका 20,000 का जो है लाइबिलिटी है, तो वो बोलेगा कि मेरे पास वर्किंग कैपिटल है 80,000। भले ही उसके पास 1,00,000 हो, आज नहीं तो कल तो उसे 20,000 पे करना पड़ेगा लाइबिलिटी। मतलब करेंट एसेट से करेंट लाइबिलिटी पे करने के बाद जो बच जाता है उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। तो इनको क्या करना है? बिजनेस को चलाने के लिए 75,000 बैंक बैलेंस मेंटेन भी करना है, ऐसा इन्होंने सोचा है। तो ये सारा कंडीशन हम लोग के सामने बता दिया गया है।
एक बार चेक करते हैं बैंक बैलेंस इनका है कितना, 50,000 है, बट इनको रखना है 75,000। देखते हैं कैसे होगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, यहाँ भी जर्नल एंट्रीज ही पास करना है। एंड ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एफ एंड जी, ऑल्सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एफ एंड जी, ये 2 बार लिख दिया है। आफ्टर केस रिटायरमेंट, अच्छा 2 बार लिखा है कि एक बार के रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, पहले जर्नल एंट्री पास करने के बाद बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने बोल रहा है, फिर बोल रहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ, और फिर से ये जो रिटायरिंग पार्टनर है वो चले जाने के बाद कैसे दिखेगा बैलेंस शीट वो दिखाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री। तो देखो अभी हम उतना जो है प्रेजेंटेशन के साथ अवॉइड नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं नॉर्मल लिख रहे हैं, लेकिन ये हम बार बार बोल रहे हैं जब तुम लोग करोगे एग्जाम में स्केल वगैरह यूज करके लाइन ड्रॉ करके करना है। जर्नल एंट्रीज, पर्टिकुलर्स, डेट, डेबिट, क्रेडिट, सारा फॉर्मेट हमेशा फॉलो करना। ठीक है, अच्छा तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांजैक्शन में क्या दिया है कि गुडविल का वैल्यू दे रखा है 50,000, और इसमें से के को कितना मिलेगा और गेनिंग पार्टनर कौन है, ये सब हमें चेक करना चाहिए। तो हम लोग पहले काम करते हैं, इस पेज में ही ना वर्किंग नोट बना लेते हैं, ये वाले पेज को वर्किंग नोट के लिए रख देते हैं, बाकी पीछे से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं, यहीं पर सारा वर्किंग नोट बन जाएगा। एफ, जी और के, इनका ओल्ड रेशियो, इनका न्यू, 2:1, 2/5, 2/5, 1/5, 3:2, 3/5, और ये 2/5 होगा क्योंकि के रिटायरमेंट है। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ के रिटायरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गेनिंग रेशियो, गेनिंग गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, अगर हम लोग फॉर्मूला वाइज जाए, अदरवाइज कंसेप्ट वाइज भी हम लोग कर सकते हैं। 3/5 माइनस 2/5, चेक करते हैं तो पॉजिटिव आया। ये कौन सा है, न्यू अमाउंट, अभी ज्यादा मिल रहा है, मतलब गेन हो रहा है 1/5, किसको, एफ को। जी का चेक करते हैं, देखो यहाँ पर क्या हुआ, जी जो है इनका कोई गेन नहीं हुआ है ना, 2 - 2, 0/5 यानी कि 0। तो इसका मतलब का पूरा जो शेयर सरेंडर हो जाएगा, जो फॉरगो हो जाएगा, वो पूरा का पूरा शेयर किसको मिलेगा, एफ को। देखो प्रूफ भी हो गया, 1/5 मिला एफ को, एफ को 1/5 मिला, और इन्होंने कुछ लिया नहीं। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा जितने भी पार्टनर है सारे गेनिंग हो सकता है कि एक गेनिंग हो रहा है, हो सकता है कि दोनों ही गेनिंग हो रहा है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक ही पार्टनर गेनिंग है तो रूल्स ये है कि जो गेनिंग पार्टनर है उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा गुडविल का प्रोपोर्शन। तो अब यहाँ पर देखो गुडविल पूरे बिजनेस का कितना है, गुडविल है यहाँ पर लिखते हैं टोटल गुडविल 50,000, फिर यहाँ पर लिखते हैं केस शेयर, क्योंकि के को ही देना है तो उनका शेयर आइडेंटिफाई करते कितना होगा, हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर दिया जाता है, तो 1/5 यानी कि 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 जो है ये कौन प्रोवाइड करेगा, जो गेनिंग पार्टनर होते हैं, तो 10,000 कौन देगा, 10,000 गिवन बाई एफ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया समझने के लिए क्योंकि हम लोग तो वर्किंग नोट कर रहे हैं। तो पहला एंट्री हम लोग कर सकते हैं, एफ का कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि एफ को पे करना पड़ेगा 10,000, किसको, के को, के कैपिटल में गुडविल का अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो अपने कैपिटल में पैसा आता है, अगर बैंक अकाउंट वगैरह कभी मेंटेन करते हो देखते हो तो देखो अभी तो सारे बैंक में जो है मोबाइल कनेक्टेड होता है, मोबाइल नंबर, अगर कुछ भी पे करते हो योर अकाउंट इज डेबिटेड, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, अगर पेमेंट आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, है ना। और वैसे भी हम लोग को तो पता ही है कि रूल्स क्या होता है कैपिटल का, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है क्योंकि लाइबिलिटी है। तो एप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू केस कैपिटल बी गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये गुडविल एडजस्ट कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं कि एफ को क्या मिलेगा, सॉरी के को क्या मिलेगा, रिजर्व 10,000 रिजर्व मिलेगा।
तो यहाँ पर रिजर्व लाइबिलिटी होता है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो वो डेबिट हो जाएगा। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एप्स कैपिटल टू जीज कैपिटल टू केस कैपिटल। अमाउंट ऑफ रिजर्व 10,000 और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5, मतलब पहले 5 से डिवाइड कर लेते, फिर इंटू टू और 1, तो मतलब 2,000। ये हो गया 4,000 और ये 2,000। ठीक है, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्लीट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000। तो फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो रहा है यानी कि डेबिट होगा, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट, नाम पूरा ये दिया हुआ है, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 30,000 से, बोल ही दिया है 30,000 से अपवर्ड होगा। अच्छा और देखते हैं इन्वेंट्री भी 10,000 से अपवर्ड करने के लिए बोला है, तो ये भी डेबिट होगा। हम लोग कंबाइन एंट्री कर देते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 10,000। ना कोई ऐसा एसेट नहीं है कि जो इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद जो है एसेट डिक्रीज हो रहा है बिकॉज बिल डिसऑनर हुआ है। ठीक है, तो वो अलग से कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30 और 10 40,000 being assets increased। 4th नंबर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ट्रेड रिसीवेबल ड्यू टू डिसऑनर ऑफ ए बिल अमाउंट डिक्रीज्ड बाय 5,000। ठीक है, डेटर का अमाउंट 5,000 से डिक्रीज हो जाएगा। डेटर में उतना अमाउंट एक्चुअली जितने बिल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, सारे डेटर पे बिल्स ड्रॉ हो ऐसा जरूरी नहीं। तो बीइंग एसेट्स रिड्यूस। अब चेक करेंगे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस। तो क्रेडिट 40,000 यानी प्रॉफिट 40,000, लॉस 5,000, तो ओवरऑल प्रॉफिट ही हो रहा है नेट करके 35,000। तो प्रॉफिट होने से क्रेडिट, क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 35,000 टू एप्स कैपिटल टू जीज कैपिटल टू केस कैपिटल। फिर पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग revaluation profit distributed amount divided by 5। तो ये हो गया 7,000, 2:2:1 था, तो 7,000 इंटू 2 14,000, अगेन 14,000 और 7,000 हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा वाला एंट्री होगा, नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अच्छा अब बोला है जी और एफ सफिशिएंट कैश लाने वाले हैं ताकि के को जो मिलना चाहिए वो डिस्चार्ज कर पाए। सफिशिएंट कैश लाना पड़ेगा, तो पहले देखते हैं कि के को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, के को कितना मिलेगा। तो चेक करते हैं, देखो के को 10,000 मिलेगा, फिर यहाँ पर 2,000 12,000, अच्छा 12,000 और यहाँ पर हो गया 7,000, तो 19,000 एंड कैपिटल, 19,000 एंड कैपिटल यानी कि 60,000। तो कितना हो रहा है 60,000 और वहां पर हुआ 19,000, तो ये हो गया 79,000। तो 79,000 टोटल अमाउंट जो है ये पे होगा के को। बट दो कंडीशन है, पहला बात है हम लोग के पास इतना कैश है नहीं। ठीक है, इसी वजह से जो एफ एंड जी है वो कैश लेके आएंगे जितना जरूरत होगा। उसके साथ साथ और एक कंडीशन भी है कि बैंक बैलेंस 75,000
रखना है क्लोजिंग में, आफ्टर दैट ही हम लोग पे कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो कैलकुलेट कर लिया कि के को अगर पे करना है तो 79,000 पे करना पड़ेगा। इसके लिए इन दोनों को कैश लाना पड़ेगा, तो पहले कैश लेके आएंगे। ठीक है, पहले कैश लेके आएंगे। तो मुझे नहीं पता कितना लाना पड़ेगा, क्योंकि दो कंडीशन है, सिर्फ ऐसा नहीं कि 79,000 लाया हो गया। इसीलिए अभी इस पे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। हम जस्ट यहाँ पर एंट्री लिख के रखते हैं कि बिजनेस में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ला कौन रहा है, एफ और जी। तो हम जस्ट यहाँ पर एंट्री लिख के रख रहे हैं, टू एफ्स कैपिटल टू जीज कैपिटल बीइंग कैश brought by F and G। और सेवेंथ नंबर जब पैसा आ जाएगा, सेवेंथ नंबर का एंट्री हो जाएगा, पे हो जाएगा। ठीक है, पे होने से टू बैंक, और के का कैपिटल क्लोज हो जाएगा, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट पे। लेकिन इसका एंट्री अभी नहीं कर सकते हम लोग, ये अमाउंट तो पता है, ये एंट्री कर सकते हैं। ये अमाउंट होगा 79,000, लेकिन ये 79,000 फुलफिल करना है एज वेल एज 75,000 बैलेंस रखना है, तो किस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे 79,000 आया, ये तो मैंने बताया अभी अभी। देखो कैसे 79,000 आया, ये टोटल अमाउंट 60,000 प्लस जितना भी मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमें क्या करने के लिए बोला है, वर्किंग नोट तो एक हम लोगों ने कर लिया, हमें इसके बाद ना एक बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने के लिए बोला है। देखो अभी जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, बोला है कि बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एफ एंड जी, हमें एक बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने के लिए बोला है आफ्टर केस रिटायरमेंट, है ना, रिटायरमेंट के बाद। तो पहले हम लोग बैलेंस शीट ड्राफ्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से हमें क्या पता चलता है। आफ्टर केस रिटायरमेंट, ये भी पूरा नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि वो एंट्री जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग पूरा कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बीच में ये बोला है तो इसी को लिख दिया मैंने। एक्चुअली ये एकदम एंड में बोलना चाहिए, एंड में भी बोला है, मुझे लगता है ये दो दो बार गलती से बोल रखा है। दो दो बार गलती से बोल रखा है। बैलेंस शीट ये वाला ना, ये वाला पॉइंट हटा देने से ही ठीक रहेगा। ड्राफ्ट द बैलेंस शीट, ये वाला पॉइंट लेने से ही होगा, आफ्टर केस रिटर्न। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अभी यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर लिखते हैं लाइबिलिटीज ऐसे, वो गलत है, वो दो दो बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट तो लास्ट में ही होगा, नहीं तो हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लास्ट में ही बनाएंगे, मैंने अभी लिख दिया। और इसके बाद क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ताकि हमें ये पता चल जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इनको कितना पैसा लाना पड़ेगा। बाकी सारे एंट्रीज तो कर रखे हैं, देख के लेजर पोस्टिंग कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एफ जी के, यहाँ पर रुपीज का साइन देना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल ब्रॉट डाउन किया जाता है बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 120, 80, 60। नेक्स्ट एफ कैपिटल टू केस कैपिटल, तो बाई एफ टू के, बाई एफ टू के। के बोल के एफ के कॉलम में आएगा, क्योंकि जब एंट्री होता है एफ टू के तो एफ एक लेजर एफ का बनना चाहिए, जो कि ये है डेबिट साइड पे, और ये है क्रेडिट साइड के। और एक लेजर जो है हम लोग का के का बनना चाहिए, तो के लेजर में एफ का पोस्टिंग होगा, एफ के लेजर में के का। यहाँ पर कंबाइनली तीन लेजर है हम लोगों के पास, तो अमाउंट था 10,000, ये के कॉलम में चला गया और यहाँ पर एफ के कॉलम में। उसके बाद रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, देख लेते हैं। हाँ, रिजर्व टू तीनों पार्टनर का कैपिटल बाय रिजर्व।
4,000, 4,000, 2,000 by revaluation profit. Revaluation profit 14, 14, 7,000। देखो बाकी ये सब एंट्री तो पुट नहीं होगा क्योंकि हम लोग तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो जहां भी कैपिटल अकाउंट दिखेगा वहां करना है 14, 14 और 7। और तो कुछ नहीं है। और ये वाला एंट्री तो अभी हम लोग कर नहीं पाए, हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, मतलब कैसे कैलकुलेट होगा वो भी सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है ये एंट्री हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको क्लोज करते हुए करके दिखाएंगे, देखो कैसे होता है। तो फर्स्ट रिटायरिंग पार्टनर जो है इनका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो तो के का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। के को हमें क्या क्या पे करना पड़ेगा, 60,000 प्लस 10,000 70, एंड ये हो गया 7, 8, 9, तो ये हो गया 79,000 टोटल कैपिटल बैलेंस जो है ये बन रहा है। बट इनका, हाँ इनको फिर 79 नहीं देना पड़ेगा, इनका कुछ भी डिडक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर होने से अमाउंट अगर रहता तो डिडक्ट होता, तो 79,000 देना पड़ेगा। और क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 79,000 इनको दिया जाएगा, ठीक है, इनको पे कर दिया जाएगा 79,000। तो हम एक बार क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है रफ वर्क करके हम लोग कर ले, एक होता है इसमें ब्रॉड डाउन करके भी कर सकते हैं। देखो हम दोनों तरह से दिखा रहे हैं, पहले हम इसको ब्रॉड डाउन करके ही दिखा रहे हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर सारे पार्टनर का जो बैलेंस है उसको क्लोजिंग बैलेंस दिखा देते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने क्लोजिंग दिखा दिया 79,000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जी का 80,000, 4,000, 14,000, तो ये अमाउंट हो गया 98,000। तो 98,000 और यहाँ पर भी हो जाएगा 98,000, 79,000 और 124,000, 14,000, 1,38,000, 1,38,000, 1,38,000 टोटल है, बट इनका डिडक्ट हो रहा है 10,000 क्योंकि इनको कंपेंसेट करना है रिटायरिंग पार्टनर के को 10,000 से, तो ये हो जाएगा 1,28,000। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने ये नहीं दिखाया कि के रिटायर कर रहे हैं, उस हिसाब से मैंने ये कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया। अगर ये कैपिटल अकाउंट को देखो तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सारे पार्टनर का कैपिटल बैलेंस क्लोजिंग में दिखाया है। अब हम लोग इस लाइन पे अगर देखते हैं, यहाँ पर जो बोला है कि के को सफिशिएंट कैश, के को पे करने के लिए ये दोनों सफिशिएंट कैश लाएंगे और उनके कैपिटल को ये प्रोपोर्शन कर लेंगे, अपने कैपिटल को प्रोपोर्शन करेंगे, एंड 75,000 बैंक बैलेंस रखेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने दिखा दिया है कि यहाँ क्लोजिंग बैलेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से ब्रॉड डाउन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ओपन किया था ना, वैसे यहाँ पर फिर से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखो क्या होता है, बाय बैलेंस बीडी 1,28,000, एफ का कैपिटल है 98,000, जी का है और के का है 79,000। अब के को तो 79,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एंट्री कर देते हैं टू बैंक 79,000। लेकिन ये पे करने के लिए जो सफिशिएंट कैश अमाउंट का जरूरत है वो कौन लाएगा, एफ और जी। अब देखो इनका कंडीशन क्या है, इनको कैश बैलेंस भी लाना है। अब हम वर्किंग नोट वाला पेज निकाल रहे हैं, इनको कैश बैलेंस भी लाना है और उसके साथ साथ इतना कैश बैलेंस लाना है ताकि पे करने के बाद कुछ ना कुछ इनके पास जो है 75,000 एटलीस्ट बच जाए, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, हम लोग पहले यहाँ पर एक वर्किंग नोट 2 बनाएंगे। देखो यहाँ पर पहले चेक करते हैं कि कैपिटल कितना होगा, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट इनका कैपिटल कितना हो रहा है, आफ्टर केस रिटायरमेंट इनका कैपिटल कितना हो रहा है। तो कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल का मतलब होता है टोटल एसेट। कैपिटल का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। अगर हम लोग किसी भी बैलेंस शीट को ले लो, ठीक है, जैसे ये वाला देखो, प्रैक्टिकली देखो, टोटल एसेट से अगर हम लोग करेंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हमें कैपिटल मिल जाता है।
कैसे? 3,20,000 से 50,000 माइनस कर दो। 3,20,000 से 50,000 माइनस करने से हमें कैपिटल मिलता है 2,70,000। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि ये दोनों मिला के तो 2,70,000 नहीं होता है मैम, ये होता है 2 लाख होता है। ठीक है, तो ये वाला 2 लाख हो रहा है, सॉरी 2 लाख, ये तीनों मिला के, क्योंकि हम तो ये पूरे बैलेंस शीट पे दिखा रहे हैं ना, तो ये होता है 2,60,000 होता है। ठीक है, 70 तो नहीं होता है, लेकिन सोचो जब फाइनल अकाउंट्स करते थे तो कैपिटल में ही तो प्रॉफिट ऐड होता था, रिजर्व इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो जब भी कैपिटल का बात होगा तो वो रिजर्व अलग नहीं होता है, उसमें 10,000 ऐड होता है। तो ये ही समझाना चाह रहे थे हम लोग, बैलेंस शीट से बता सकते हैं कि कैपिटल कितना है। कैसे? टोटल एसेट से करंट लायबिलिटी, ओनली करंट लायबिलिटी को माइनस करना चाहिए, तब हमें मिल जाएगा कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वही करेंगे, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल। हम लोग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे आफ्टर, यहाँ पर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे आफ्टर केस रिटायरमेंट। के रिटायरमेंट के बाद हम लोग का कैपिटल कितना हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? टोटल एसेट चाहिए। तो क्या क्या है? एसेट है सन्ड्री फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ पर लिखते हैं सन्ड्री फिक्स्ड एसेट। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा, लेकिन 1,50,000 हम लोग का आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि के रिटायरमेंट के बाद जो फिक्स्ड एसेट है वो 1,50,000 नहीं है, उससे ज्यादा है, 30,000 अपवर्ड है। ठीक है, अब आफ्टर रिटायरमेंट क्यों निकाल रहे हैं? अगर ऐसा कोई क्वेरीज दिमाग में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि के रिटायरमेंट के बाद जो बचे हुए दो पार्टनर है उनको अपना कैपिटल बनाना है प्रोपोर्शनेट, तो टोटल कैपिटल पता करेंगे फिर उसको प्रोपोर्शनेट बना देंगे, तो इसीलिए हम टोटल कैपिटल पता कर रहे हैं, जिसके लिए रूल्स मैंने बताया क्यों होता है, लॉजिक भी बोला। ठीक है, सन्ड्री एसेट, इसके बाद इन्वेंट्री, 15,000 प्लस 10,000। 15 था कि 50 था? 50। 60,000, 1,80,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टोटल है 70,000, जिसमें 20,000 जो है ये बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, ये हो जाएगा, फिर टोटल कितना हो जाएगा? ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा 65,000। कैसे 65,000 हो रहा है? टोटल ट्रेड रिसीवेबल 70 से 5 कम हो जाएगा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल इसी में इंक्लूडेड है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 70,000 माइनस हो गया 5,000, या फिर और एक तरीके से लिख सकते हो, वो भी बेटर ऑप्शन होगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये वैसे भी वर्किंग होता है। ये देखो, 70 से 20 लेस कर देते हैं, 50,000 है नॉर्मल, बिल्स रिसीवेबल वाला डेटर नहीं है, फिर 20,000 में से जो बिल्स रिसीवेबल था उसमें से 5,000 डिडक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर हो गया 50, तो 65 ब्रैकेट में लिख देते हैं, इंक्लूडिंग बीआर, यानी बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल पूरा लिखना है, मैंने शॉर्टकट में लिखा 15,000, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये हो गया 65,000 ट्रेड रिसीवेबल, और बैंक, बैंक है 50,000, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ के बैंक का बैलेंस रखना है हमें 75,000, मतलब बैलेंस शीट तो ये बनने वाला है, टोटल एसेट इतना बनने वाला है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा? वो कैश लेके आएंगे ना इसको बनाने के लिए, 1,80,000 प्लस 60,000, मतलब ये क्या कर रहा है? खुद को अगर तुम लोग एफ और जी समझोगे तो देखो, के जाने के बाद अगर हमें ऐसा चलना है तो हमें कितना पैसा लाना पड़ेगा, उसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारा एसेट का वैल्यू 1,80,000, इन्वेंट्री 60, ट्रेड रिसीवेबल 65, और बैंक में अगर 75,000 रखना है तो टोटल कैपिटल, सॉरी टोटल एसेट हो जाएगा 3,80,000, माइनस कर देंगे करेंट लाइबिलिटी, तो कैपिटल पता चल जाएगा। ट्रेड पेबल 50,000 यहाँ पर लिखेंगे, ट्रेड पेबल 50,000, तो ये हो जाएगा 3,30,000 कैपिटल होगा टोटल। टोटल कैपिटल, इसमें ये कैपिटल किन दोनों का होगा? ये कैपिटल होगा एफ एंड जी को, ये कैपिटल मिलेगा। अब ये एफ एंड जी का ये कैपिटल दिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है, देखो यहाँ पर बोला है
और ये कैपिटल कैसे इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या हो जाएगा? 3/5 2/5 आफ्टर रिटायरमेंट। सारे चीज आफ्टर रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है। तो 3/5 मतलब कितना हिस्सा होगा, 2/5 मतलब कितना हिस्सा होगा? तो 3,30,000 -5 इंटू 3, 1,98,000 और 1,32,000, ठीक है। तो इनका कैपिटल होना चाहिए 1,98,000, इनका कैपिटल होना चाहिए 1,32,000 आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ के सारे एडजस्टमेंट को जैसे हम लोगों ने सोचा है अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कैपिटल होगा। अब इसका यूज कहाँ करेंगे? यहाँ पर जो हम लोगों ने बना रखा था ये कैपिटल अकाउंट, अब हमें पता है कि इनका क्लोजिंग कैपिटल जो है वो तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ये जस्ट बनाए थे, अभी इसका कंप्लीशन नहीं किया हम लोगों ने कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू बैलेंस सीड, ठीक है। तो एफ का कैपिटल हो जाएगा 1,98,000 और जी का 1,32,000 और इसका तो कोई कैपिटल बैलेंस नहीं रहेगा क्योंकि ये तो बिजनेस से आउट है और ये अपना पूरा पेमेंट लेके जा रहे हैं। अब देखो एफ का कैपिटल बन रहा है 1,28,000, लेकिन अगर एफ को अपना कैपिटल 1,98,000 बनाना है अकॉर्डिंग टू ऑल कंडीशन तो एफ को और भी पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है, और भी कैश अमाउंट लाना पड़ेगा। तो कैश अमाउंट कितना लाना पड़ेगा? यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। देखो कैश लाने से क्या होता है? कैश टू कैपिटल, तो कैश इंट्रोडक्शन होगा। तो देखते हैं कितना होगा, माइनस करोगे पता चल जाएगा। 1,98,000 कैपिटल का बेस बनाने के लिए और भी पेमेंट लाना पड़ेगा। 1 लाख माइनस करते कितना होता है? 70,000 हो रहा है, ठीक है। 70,000 लाना पड़ेगा। ये हो गया बैलेंस करके हमें पता चल गया, ठीक है। तो 1,98,000 कैपिटल बन जाएगा। इनको 1,32,000 कैपिटल रखना पड़ेगा सारे कंडीशन के साथ, बट इनका 98,000 ही इन्होंने इनका है अभी तक। तो 132 बनाने के लिए कितना कैश लाना पड़ेगा? 1,32,000 -98, तो लेजर बैलेंस करने से भी मिल जाएगा, लेकिन कंसेप्ट के साथ समझना है हमें। 34,000, ठीक है। तो इतना इतना अमाउंट ये लाएंगे, तो टोटल करते हैं एक बार कितना अमाउंट होता है, ठीक है, कितना कैश इन्होंने लाया। 70 और 34, 70,000 और 34,000 इनको लाना पड़ेगा, यानी 1,04,000 ये टोटल कैश लाएंगे। अब इसका एंट्री हम लोग कर लेते हैं। इसका एंट्री क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू एफ्स कैपिटल टू जीस कैपिटल, जिसका मैंने यहाँ पर जगह छोड़ रखा था, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पर वहाँ कैश लिखा है ना, तो कोई भी एक तरीके से हमें करना चाहिए, तो हम यहाँ पर भी कैश ही लिख लें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, तो यहाँ पर इज सॉरी मैंने यहाँ पर हटा दिया था ना जो लिखा था, ये देखो यहाँ पर कैश या बैंक कोई भी एक ही लैंग्वेज लिखना है ना। वहां अगर हम लोग बैंक लिख रहे हैं तो बैंक लिखेंगे, कैश लिख रहे हैं तो कैश लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करें, इसको कैश कर दें या बैंक कर दें? यहाँ मैंने टू बैंक लिखा हुआ है, तो कोई भी एक तरीके से करना चाहिए। मैंने हर जगह पे अलग अलग लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, तो बैंक ही कर दो, सारी जगह पे बैंक कर दो। क्यों बैंक किया पता है? देख यहाँ बैंक है ना, तो सारा पेमेंट थ्रू बैंक होगा, तो हमें बैंक ही रखना चाहिए। हम लोग अपने मन से कैश नहीं कर सकते, बैंक का लेजर है ना, ओनली बैंक का लेजर है, तो बैंक ही लिखना पड़ेगा। तो टोटल कैपिटल, टोटल कैश लाया जा रहा है 1,04,000, ठीक है। और इसमें से एफ कितना लाने वाले हैं? 70,000 और जो जी है वो लाने वाले हैं 34,000, ठीक है। इसके साथ हम लोग का ये वाला जो जर्नल एंट्री वाला है ये फुल्ली कंप्लीट हो गया, ठीक है।
जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया, कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब जो मैंने बोला था कि इसको 2 स्टेज में ना करके हम लोग एक स्टेज में भी कर सकते थे, वो भी हम समझा देते हैं कैसे होगा। एक स्टेज में कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये 79,000 जो है इसको टू बैलेंस सीडी करके हम लोगों ने दिखाया। ऐसा ना करके हम लोग यहाँ पर लिख देते टू बैंक 79,000। फिर वर्किंग नोट पे ये जितना भी डेटा हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, ये चीजों को ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर ये इसके जगह लिख देते 1,98,000, तो ये टोटल भी बदल जाता। यहाँ पर लिख देते 1,32,000, तो ये टोटल भी बदल जाता, ठीक है। और यहाँ पर 79,000 ऑलरेडी मैंने ये टू बैंक बोल के लिखा हुआ है, ये टू बैलेंस सीडी हो जाता। तो ये जो बाई बैंक वाला पोर्शन है ये यहाँ पर ऐड हो जाता, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाता 70,000 34,000। मतलब हम लोग एक ही बार में इस चीज को कर सकते थे। हम लोग को फिर क्या करना पड़ता, डायरेक्ट वर्किंग नोट से हम लोग यहाँ पर चले आते। इसका 2 स्टेज में करना मैंडेटरी नहीं है, हम लोग एक स्टेज में भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ये पूरा जो ये यहाँ पर पूरा जो लेजर है यहाँ पर मान लो ऐड हो गया ऊपर जाके, ठीक है, वो कंसेप्ट है। तो कोई 2 तरीके से, कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, एक ही लेजर में कर सकते हो, 2 बार लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है, तो बैलेंस शीट ना ये वर्किंग नोट देख के भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने एड वेड कर रखा है। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट 1,80,000, इन्वेंट्री 60। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स 1,80,000, इन्वेंट्री 60,000, ट्रेड रिसीवेबल 65,000 हुआ था, इंक्लूडिंग बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल 15,000। और बैंक, बैंक में कितना रखना है, 75,000 रखना है। क्या बैंक में 75,000 रह रहा है, चेक करके देखो। ये देखो 50,000 था पहले से, ठीक है, 50,000 था। एंट्रीज में बैंक का एंट्री देखते हैं, यहाँ तो कोई बैंक एंट्री नहीं है। 50,000 प्लस 1,04,000 कितना आया, 50,000 प्लस 1,04,000 ये ऐड हो जाएगा। ये पैसा आया और वो पहले से 50,000 था, लेस हो जाएगा 79,000। तो देखो 75,000 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 75,000। इसका टोटल कर लेते हैं, 75,000 प्लस 65,000 प्लस 60,000 प्लस 1,80,000, 3,80,000। अच्छा, लाइबिलिटीज में 2 पार्टनर बचेंगे, कैपिटल एफ जी, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल तो एज इट इज ही है 50,000, इसमें कोई चेंजेस हुआ भी नहीं था। और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस वजह से ये नहीं आएगा। ए फॉर जी का कैपिटल चेंज होने के बाद जितना हुआ उतना लिखना है हमने, ये वाला, ठीक है। अब देखो 2 स्टेज में क्या है, तो गलती से ये मत लिख दो, ये तो बिफोर मॉडिफिकेशन है, इसमें और एक मॉडिफिकेशन चाहिए ना जो कि सेकेंड स्टेज में किया हुआ है, तो ये वाला होगा 1,98,000 और 1,32,000 टोटल। 3,80,000, 3,80,000। और कुछ बोला था इसमें प्रिपेयर करने के लिए, बैलेंस शीट बोला था, कैपिटल अकाउंट बोला था, बस और कुछ नहीं बोला था, ठीक है। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट के यहाँ सोल्यूशन अगर बुक में देखोगे तो इन्होंने एक बैंक अकाउंट बना रखा है, जो मैंने अभी रफली तुम लोग को बता दिया। बैंक अकाउंट में ये देखो 50,000 था, और एफ और जी ने पेमेंट लाया है 70,000 34,000, अभी मैंने यही करके दिखाया। 79,000 का पेमेंट हो गया, तो 75,000 बचेगा। ये अपने लिए ये लोग वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट को ओपन करके बनाए, तुम लोग भी चाहो तो बना सकते हो। टू बैलेंस बीडी, क्योंकि जो है पॉजिटिव बैलेंस था बैंक पे, ठीक है। क्लोजिंग में रखना है 75,000, और इन्होंने 70,34 लाया है ए फॉर जी ने, और के को 79,000 पेमेंट किया गया है। जस्ट लेजर पोस्टिंग करोगे तो हो जाएगा। अगर चाहते हो कि वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट का लेजर ओपन करोगे, वैसे मैंडेटरी नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि बैंक अकाउंट बनाओ तो मैंडेटरी होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 3।
इसमें क्या बोला है, ए बी सी वेयर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 5:4:3. The balance sheet of the firm as on 31st March 2020 was as under. तो ये बैलेंस शीट दे रखा है. A had been suffering from ill health and gave notice that he wished to retire. An agreement was therefore entered into as on 31st March 2020 in the terms of which were as follows. अच्छा, तो ए रिटायर्ड होंगे 31 मार्च 2020 में. ये चीज एग्रीमेंट जो है वो बना है, ठीक है. द टर्म ऑफ विच वर एज फॉलोज. तो जिसमें लिखा हुआ है कि अगर ए रिटायर्ड होते हैं तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 व्हिच शोड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 48,000 was to be reopened. देखो ये नया पॉइंट आ गया, बोल रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो है वो तो इस कैपिटल में ऐड होके रखा होगा ना, क्योंकि पार्टनर लोग का कैपिटल में ही तो प्रॉफिट ऐड हो जाता है, सैलरी अमाउंट ऐड हो जाता है, रेम्यूनरेशन ऐड हो जाता है, ठीक है, कोई कमीशन मिलता है ऐड हो जाता है. तो ये प्रॉफिट जो है वो बोल रहा है कि 2020 में हुआ था 48,000. यहाँ हमें इंडिविजुअली शो नहीं हो रहा है, ठीक है. ये कोई क्या बोलते हैं उसे, सोल प्रोप्राइटरशिप तो है नहीं कि हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल फिर ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट तो हमें वो शो होगा कि कितना है. लेकिन बता रहा है कि 48,000 है, इसे रीओपन करना है. रीओपन का मतलब होता है जैसे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे क्लोज कर देते हैं, उसी तरह से प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसको रीओपन करना है. मतलब प्रॉफिट को फिर से पार्टनर लोगों के कैपिटल में सेंड किया गया था, अभी उसे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे. क्यों ऐसा किया जा रहा है, पढ़ के देखते हैं क्यों किया जाएगा. क्योंकि ये इनका एग्रीमेंट है. अब क्वेश्चन बोल रहा है तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है. क्या बोल रहा है, बी वाज टू बी क्रेडिटेड विथ 4,000 एज बोनस इन कंसिडरेशन ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क विच हैड डेवलप्ड अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, तो बी को बोनस दिया जाएगा 4,000. ठीक है, क्यों दिया जाएगा, उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क किया है. तो ये इनका एग्रीमेंट में ये पॉइंट भी इन्होंने डाल दिया है कि बी को 4,000 बोनस दिया जाएगा. तो 48,000 और ये 4,000 बोनस अगर दिया जाएगा तो प्रॉफिट का अमाउंट 48,000 से 4,000 लेस हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए रीओपन करने के लिए बोला है ताकि प्रॉफिट को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें. मतलब एक्चुअली यहाँ पर मतलब एकदम क्लियरली नहीं बोला है, बोलना ये चाह रहा है कि बी को क्रेडिट करना पड़ेगा 4,000 से बी के कैपिटल को, क्योंकि हम लोग उसे बोनस देना चाहते हैं. शायद पहले ये डिसाइडेड नहीं था लेकिन अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्योंकि बी ने एक्स्ट्रा वर्क किया है तो हम लोग उन्हें प्रॉफिट से बोनस देंगे. तो पहले तो प्रॉफिट भाई डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 48,000 से, तो अगर अभी डिसाइड हो रहा है कि बी को बोनस मिलेगा जिसमें बाकी लोग ऑब्वियसली एग्री होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में बिना एग्री होता है, अगर कोई पार्टनर डिसएग्री होता है तो वो काम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. इसका मतलब बी को बोनस दिया जाएगा, इस बात से ए या सी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. ठीक है, तो बी को बोनस दिया जाएगा. तो नॉर्मल सा बात है, तो प्रॉफिट जो है वो अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो उतना नहीं होगा, कम हो जाएगा. 44,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब होगा. रीओपन करने का मतलब है कैंसिल कर देंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए थे प्रॉफिट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि रीओपन करेंगे मतलब डेबिट आइटम क्रेडिट, क्रेडिट आइटम डेबिट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा. द प्रॉफिट शेयरिंग वाज टू बी रिवाइज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019. अब ये चाहते हैं कि प्रॉफिट का जो शेयरिंग रेशियो है जो कि 5:4:3 था, ये से चेंज करना चाहते हैं. और चेंज भी कब से करना चाहते हैं, 1 अप्रैल 2019 से. मतलब ये जब का बैलेंस शीट बना हुआ है उसके पहले, मतलब उसी साल से ही चेंज करना चाहते हैं. मतलब ये 44,000 का जो प्रॉफिट है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 344 में. इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा जिस तरह से 48,000 पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ था. मतलब 48,000 को जब रीओपन करेंगे तो इसी पोर्शन में करेंगे. क्यों बताओ, क्योंकि जब 48,000 हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था बोनस देने के पहले तब तो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था. अब जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था अगर हमें कैंसिल करना है तो उतने से ही करना है. मान लो दो जन को हम लोगों ने, दो फ्रेंड है, सपोज मान लो दो फ्रेंड है, मैंने इसको 5 चॉकलेट दिया और इसको मैंने 6 चॉकलेट दिए. ठीक है, अब मैंने बोला कि अपना अपना चॉकलेट रिटर्न करो. ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है. या फिर मान लो मैंने इसको 7 चॉकलेट दिए तो मैंने बोला कि अभी तुम लोग अपना अपना चॉकलेट जो है रिटर्न करो. तो ये कितना रिटर्न करेगा, 5 ही करेगा. ये कितना रिटर्न करेगा, 7 ही करेगा, अलग थोड़ी ना करेगा. तो इसका मतलब 48,000 जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसी तरह से उसे उसमें रिटर्न लेना है. अब हम क्या चाहते हैं, ये मान लो 7 + 5 12 चॉकलेट. अब हम चाहते हैं इनको जो चॉकलेट मिलेगा इसको भी 6 चॉकलेट, इसको भी 6 चॉकलेट, 12 चॉकलेट है टोटल. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर
1 अप्रैल 2019 में 19 से ये लोग रिवाइज करना चाहते हैं। अब हम ये नहीं चाहते कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो, हम चाहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो वैसे ही यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला। तो ये लोग चाहते हैं कि 3:4 में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो आगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है यहाँ पर, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years, ठीक है। प्रीवियसली जो 5 years है उनके प्रॉफिट का एवरेज किया जाएगा, मतलब 5 years का प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 year डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो 5 years का एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और गुडविल कैसे निकलता है, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोग कर चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये जब देखोगे तो और भी क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। इंटू 2, तो जो भी एवरेज प्रॉफिट था नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 करने से गुडविल आ जाएगा। हमें यहाँ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, इन्होंने दे रखा होगा, देखते हैं। द फिक्सचर वेयर टू बी वैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, तो बैलेंस शीट में फिक्सचर्स होंगे जो कि वैल्यूअर ने वैल्यू किया है। पहले से तो 8200 है, इन्होंने अभी वैल्यू कर रखा है कितना, देखते हैं। द वैल्यूएशन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव एग्रीमेंट, यहाँ पर क्या पॉइंट दिया, द वैल्यूएशन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव एग्रीमेंट वेयर गुडविल, अच्छा एग्रीमेंट के हिसाब से वैल्यूएशंस में गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 56,800। ये हमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, हमें बता ही दिया है कि इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद ये मेथड से, जिसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहाँ से गुडविल आया है 56,800 और फिक्सचर का वैल्यू 10,980 किया गया, यानी इंक्रीज किया गया है। प्रोविजन ऑफ 2% वॉज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट, इसके बारे में मैंने बोल रखा है, डेटर का वैल्यू कम हो जाएगा। रिमेनिंग एसेट वेयर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू, बाकी एसेट में कोई रिवैल्यूएशन नहीं करना है, यानी उनका जो बुक वैल्यू भी दिख रहा है वही रहेगा। बी एंड सी एग्रीड, बी सी एग्रीड है, पूरे सारे कंडीशन पे एग्रीड है एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस। अच्छा सॉरी, मतलब एग्रीमेंट तो बना है तो सारे एग्री होंगे, अभी ये चाहते हैं कि आगे खुद ये दोनों बिजनेस करेंगे। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, लेकिन इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनको 3:2 रखना है। फिर से एक शेयरिंग रेशियो चेंज, देखो पहले 3 जन का एक रेशियो था, उसमें एक चेंजेस आया, अब ये जो आगे कंटिन्यू करेंगे इनका ये रेशियो है, तो यहाँ पर 3 रेशियो का बात हो रहा है। एंड डिसाइडेड टू रिटेन द फिक्सचर ऑन द बुक्स एट देयर रिवाइज्ड वैल्यू, फिक्सचर का वैल्यू ये वाला होगा रिवाइज्ड वैल्यू पे। एंड टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डेप्ट टू 6%, तो डेप्ट 2% से 6% इंक्रीज करना है, ये बाद में बताया है, ये इनका डिसीजन है, ये इन दोनों का डिसीजन है, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट बना है इसमें तीनों का कंसेंट जरूरी है, ठीक है, जो रिटायर कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग है। हमें करने क्या बोला है, देखते हैं क्या क्या हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। Submit the journal entries to give effect to the above agreement and to draw up the capital account of the partner after carrying out all adjustment entries as stated below, ठीक है। तो हमें journal entries करने हैं और कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये है इलास्ट्रेशन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग है, ये वाला ऑब्वियसली बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले 48,000 का जो एंट्री हो चुका था उसे रीओपन करना है, तो 48,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, अब रीओपन करने का मतलब है जस्ट रिवर्स एंट्री डालो, ठीक है। प्रॉफिट जब मिला था तो अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अभी प्रॉफिट उनसे वापस ले रहे हैं तो उनके अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's capital account debit to profit and loss adjustment account। इसको एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या, इसको एडजस्टमेंट अकाउंट लिख रहे हैं, एक्चुअली प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। मतलब ऑलरेडी बना हुआ पीएल को हम लोग फिर से इसमें कुछ रिवाइज्ड ला रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख रहे हैं। मतलब रिवैल्यूएशन ही तो हो रहा है ना, प्रॉफिट जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वैसे अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है, चेंजेस आ रहा है। तो 48,000 यहाँ पर लिखते हैं, 48,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था, इस तरह से 5:4:3, मतलब 5 + 4 9, 9 + 3 हो गया 12, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 12 करने पे होता है 4,000, 4,000 इंटू 5 20,000,
16,000, 4,000 into 4 और 4,000 into 3, 12,000 being profit रिटर्न बैक। डिस्ट्रीब्यूट किए थे, रीओपन करना है, मतलब प्रॉफिट दे दिए थे, अब प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। नेक्स्ट इसमें रेक्टिफिकेशन क्या था, बी को बोनस मिलेगा, ठीक है, तो बी के कैपिटल में पैसा जाएगा, तो 2B's कैपिटल होगा, कितना जाएगा, जितना बोनस का अमाउंट था, दैट इज 4,000। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ रहा है ना, 4,000 being bonus credited to B's capital। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन नए रेशियो में विद नया अमाउंट। प्रॉफिट कितना, ये देखो 48,000 क्रेडिट था, 4,000 डेबिट हो गया, यानी 44,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्रेडिट है, अभी प्रॉफिट है 44,000, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट 44,000 टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:4:4, यानी 4 + 3 7, 7 + 4 ये अमाउंट होता है 11, ठीक है, तो ये हो गया 4,000, 4,000 इंटू 3, 12,000, 16,000, 16,000, ये हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर इन न्यू PSR, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहला पॉइंट 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर गुडविल जो है उसका वैल्यू हुआ है 56,800। अब गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है वो रिटायरिंग पार्टनर को उनका शेयर मिलेगा गुडविल का, ठीक है। अच्छा, गुडविल तो कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मुझे गेनिंग रेशियो चेक करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, तब तक ये एसेट वाला एंट्री कर देते हैं, फिक्सचर वाला और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट वाला, ठीक है। तो फिक्सचर हम लोग का बढ़ रहा है, फिक्सचर अकाउंट डेबिट, देखो फिक्सचर हम लोग का बढ़ रहा है, कितना है फिक्सचर, 10,980 होगा, जबकि था 8,200। अब यहाँ पर बोला है कि इतना अमाउंट तक बढ़ा देंगे, मतलब इतना अमाउंट हो जाएगा आफ्टर इंक्रीज। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में तो हमें इंक्रीज अमाउंट दिखाना होता है, तो 10,980 माइनस 8,200, तो ये हो गया 2,780 फिक्सचर टू रिवैल्यूएशन account 2780 being asset increase। अब पीबीडीटी क्रिएट होगा, तो 2 बार पीबीडीटी क्रिएट होगा, पहले तो 2%, पहले ये कर लेते हैं क्योंकि ये तो इनका डिसीजन है, लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से जो है उसी हिसाब से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका इम्पैक्ट बाद में आएगा, पहले हमें ये इम्पैक्ट दिखाना है, इससे जो रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये BC का डिसीजन है और यहाँ पर तीनों का डिसीजन है, जो तीनों का डिसीजन है वही वाला तो हम लोग का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो जनरेट होगा वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये तो BC रिटायरमेंट के बाद कैसे चलेंगे वो बात है, अभी तो रिटायरमेंट का प्रोसेस चल रहा है। तो 2% डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है, 93,500 पे 2%, तो 93,500 पे 2% क्रिएट करने से 1870 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बस। और यहाँ पर कुछ नहीं था, इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाओ क्योंकि ये BC का उसके बाद का डिसीजन है। अभी हम लोग चेक करेंगे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, 2780 का प्रॉफिट, 1870 का लॉस, तो ओवरऑल प्रॉफिट ही हो रहा है। माइनस करके देख लेते कितना प्रॉफिट हो रहा है, 910 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये 910 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट होने से रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस आ रहा है वो 910 क्रेडिट आ रहा है, अब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेबिट हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 910 किन को मिलेगा, A को, B को, C को।
कितना हो जाए, कौन से रेशियो में मिलेगा, अभी इन्होंने जो रेशियो डिसाइड किया 3:4:4 इसमें मिलेगा, ठीक है। तो 3:4:4 यहाँ पर लिख लेते हैं 3:4:4, तो कितना हो जाएगा 8 + 3 11, तो 910 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 3, तो 248.1 आ रहा है, तो मैंने 248 ही रखा। फिर ये वाला 910 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 4, तो ये आ गया 330.9 आ रहा है, तो 331, और दूसरा वाला भी 331 लेना है कि कितना लेना है वो हमें देखना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन इस तरह से करना है ताकि 910 आ जाए, तो मैंने दोनों में ही 1 लिया है, देखते हैं 910 आएगा कि नहीं। 8 9 10 0, हाँ 4 3 3 6 4 10 1, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अगर हम लोग ये अमाउंट लेते हैं तो हम लोग का 910 आ रहा है, मान लो यहाँ 0 ले लेते हो तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। ये टोटल में हम लोग का 910 आना चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है तो ये देखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 910 एंट्री मैच हो जाए, ठीक है। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको कितना हमें देना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले गुडविल का एंट्री नहीं किया, गुडविल का एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। गुडविल का एंट्री हो जाएगा, इसके बाद तभी पता चलेगा इनको कितना देना है। तो गुडविल के लिए हमें एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम ये पेज रख देते हैं, एक कैपिटल अकाउंट भी बोला, यहाँ पर चले आते हैं, ठीक है। इस पेज में करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। तो ABC 3 पार्टनर है, ओल्ड न्यू, ठीक है। ओल्ड रेशियो ये वाला नहीं ले सकते, क्योंकि इन्होंने पूरा एग्रीमेंट में रिवाइज कर दिया है कि अभी हमारा रेशियो 1 अप्रैल से ही 3:4:4 है, ठीक है। तो 3:4:4 11 11 11, न्यू रेशियो है BC का 3/5 2/5 3/5 2। अब चेक करते हैं इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड, 3/5 माइनस 4/11 55, 33 माइनस 20 13/55, 2/5 माइनस 4/11 22 माइनस 20, तो 2/55, तो गेनिंग रेशियो 13:2। अब इस रेशियो में इनको कंपेंसेट करना पड़ेगा गुडविल, गुडविल का टोटल वैल्यू है 56,800, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 56,800, यहां से एज शेयर 56,800 इंटू जितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/11, 56,800 इंटू 3/11 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 3, 0.9 आ रहा है, तो मैंने 1 कर दिया। अब ये कौन कंपेंसेट करेगा, B और C, कौन से रेशियो में 13:2, मतलब 13/5 और 2/5, तो कितना हो रहा है 15491, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 13, 40277 40277 और 13/55 और 2/55। अच्छा 55 है ना, तो ये हो गया, ये 15 होगा, मैंने 5 लिखा, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे, 13/15 होगा। 15491 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 13, अच्छा 13,425, इसीलिए इतना ज्यादा आ जाएगा। 13,425.5 है, तो यहाँ पे 25 ही ले लेते हैं, और ये अमाउंट हो जाएगा 2065, 2065।
5 लेंगे तो ये 1 नहीं आएगा, तो कोई एक डिजिट हमें 6 लेना चाहिए, या तो इसको 6 कर ले या तो इसको 6 कर ले, ठीक है। तो बी और सी के कैपिटल से इतना इतना अमाउंट चला जाएगा और टोटल होके गुडविल के तौर पे रिटायरिंग पार्टनर को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है। एट्थ नंबर, C's capital account debit, C's capital account debit to A's capital। तो 2066 और ये आया था 2066 13425 13425, तो टोटल 15,491 being गुडविल एडजस्टेड। तो गुडविल भी हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे कि कितना मिलने वाला है, ठीक है। ए को कितना मिलेगा तो चेक करते हैं, वैसे कैपिटल अकाउंट से भी चेक हो जाएगा, तो ए का चेक करते हैं कितना मिलेगा। तो ए को ये इसका जो कैपिटल है वो तो मिलेगा, यानी 1,35,930 ये तो मिलेगा, 1,35,930 ये कैपिटल मिलेगा। प्लस अब हम लोग एंट्रीज में जाते हैं, ये अमाउंट प्लस यहाँ पर 2B's कैपिटल हुआ है, 2A's कैपिटल ये रहा 12,000, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 20,000 ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये 248 प्लस 248, नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पर 15,491 एड 15,491 चेक करते हैं, देखो 1,35,930 प्लस 12,000 माइनस 20,000 प्लस 248 प्लस 15,491, तो 1,43,669 आ रहा है, ठीक है। ये अमाउंट मिलेगा। अब पेमेंट का बात जब भी नहीं होगा क्वेश्चन में, हम लोग इसे लोन दिखाएंगे, ठीक है। तो ए का कैपिटल लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 143,669 टू एज लोन अकाउंट, ये ए के लोन अकाउंट में चला गया 1,43,669 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू एज लोन। और 10th नंबर पे एक एंट्री बाकी है, दैट इज ये वाला कि इन्होंने बोला कि 6% ये अपना पीबीडीटी को और 6% तक करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या एंट्री हो जाएगा, एसेट कम होगा, ठीक है। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर पार्टनर का रिटायरमेंट के वजह से हो रहा है, रीजन अगर रिटायरमेंट है, एडमिशन है, तो रिवैल्यूएशन को हम लोग डेबिट या क्रेडिट करते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर वैल्यू जो है रिवाइज करने के लिए बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक बार ऑलरेडी रिवैल्यूएशन हो चुका है, अभी बोल रहे 6% तक लेके जाने के लिए। तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू से आता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर रहे हैं, तो ये हम लोग का एसेट को डिक्रीज कर रहा है, और इसका इम्पैक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू से होगा, तो ये क्रेडिट है तो इनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। नाउ अमाउंट कितना होगा, बीइंग प्रोविजन रेज, ठीक है। कितना रेज करना है, रेज करना है 60%, ऑलरेडी 2% किया हुआ था, तो 2% में कितना कम हो गया था, 93,500 था। देखो यहाँ पर दिखाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, 93,500 था, इसमें से 2% 1870, तो रिमेनिंग 91,630। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर बोला है देखो 2% वाज टू बी मेड, और यहाँ पर बोल रहा है कि इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू 6%, 6% तक इंक्रीज करना है, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, 6% तक इंक्रीज करने के लिए बोला है। टोटल में 6% है क्या, देखते हैं। चेक करते हैं कितना होगा। 6% बोला, इस पे डायरेक्ट 6% लगा देते हैं। 93,500 है, इस पे 6% करना है। देखो इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले इस पे डायरेक्ट हम लोग 6% लगा देते हैं। अगर, क्योंकि बोला है टोटल 6% होगा, तो ये होता है 5610, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जब हम लोगों ने 2% किया था, जब हम लोग 2% किए थे तब कितना हुआ था, 1870। तो टोटल अगर 6% करना है तो अभी कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 5610 तक टोटल होता है 6% के लिए, ऑलरेडी 1870 कर चुके हैं, तो और कितना करना पड़ेगा, देखते हैं कितना आ रहा है। 5610 माइनस 1870, तो ये आ रहा है 3740 बेसिकली। और 4% इंक्रीज करना है, क्योंकि देखो क्या लिखा है, एंड टू इंक्रीज द प्रोविजन डाउटफुल डेट टू 6%, मतलब अप टू 6%। तो ऑलरेडी 2% किया हुआ है, तो देखो 6% मतलब इतना हो रहा है, 2% अगर किया हुआ है, ठीक है, तो वो 1870 तक क्रिएट कर चुके हैं, और कितना करना पड़ेगा 3740, ठीक है। तो ये 3740 से एंट्री होगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3740। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनका जो नया वाला रेशियो है 3/5 2/5, तो इंटू 3, तो इसमें आ रहा है 2244 1496, ठीक है। तो सारा एंट्रीज हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाना है, बस कंप्लीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, हम लोग को जस्ट देख के लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी सारा चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। देखो ए, बी और सी, ठीक है। तो पहले बाई बैलेंस बीडी, तो बैलेंस क्या क्या है, 135,930, 95,120 और ये 61,170, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या एंट्री होगा, बी के अकाउंट में पीएल एडजस्टमेंट बोल के, बी के अकाउंट में 4,000 गया था एज अ बोनस, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके पहले रीओपन भी तो किए थे प्रॉफिट को, तो यहाँ पर था टू पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है। अमाउंट ये वाला 2016-12, 2016-12, 2016-12, फिर यहाँ पर बाई पीएल एडजस्टमेंट बोल के जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ 4,000 देने के बाद, तो कितना कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पर देखो 12, 16, 16, 12, 16, 16, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद कौन सा एंट्री हुआ, फिक्सचर टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू, अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एज कैपिटल, तो बाय रिवैल्यूएशन 248,331,331 बाय रिवैल्यूएशन 248,331,331, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बी सी टू ए, तो बाई बी बाई सी और टू ए, बाई बी बाई सी टू एज कैपिटल, तो बी और सी के कॉलम में अमाउंट होगा 2066 और 1549, 2066 और 13,425,
13,425 और यहाँ पर हो जाएगा 2066, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 13, मैंने उल्टा लिखा, 13,425, 13,425, 206, 13,425, 206, ठीक है, जस्ट देख के पोस्ट ही करना है और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर एज कैपिटल टू एज लोन, तो टू एज लोन बाई एज कैपिटल, तो टू एज लोन 1,43,669, ठीक है। ये पोस्ट हो गया। और एज कैपिटल बी ए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू डीबीडीटी, बी और सी में जाएगा, 2244 बी में जाएगा और सी में 1496, 2244 1496 हो गया बस। टोटल करना है 1,35,930, 12,248, 13,425 और 2,066, टोटल करने से आएगा 1,63,669, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, हम एक बार देख के लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 20,000 और ये माइनस हो जाएगा, तो टू बैलेंस सी डी, ये कुछ नहीं आएगा क्योंकि ए तो रिटायर हो रहा है, तो इनका बैलेंस सीडी तो कुछ नहीं आएगा, इनका पेमेंट यही वाला आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये बाद में लिखेंगे हम लोग बैलेंस करके, वो कैलकुलेट किया था तो पुट कर दिया, इसीलिए इस तरह से हो रहा है, तो इनका बैलेंस सीडी कुछ नहीं आएगा। 1,63,669 माइनस 20,000 करेंगे तो ये लोन अमाउंट आ जाएगा। फिर इनका टोटल 95,120, 4,000, 16,331, 1,15,451, 1,15,451 एंड इसमें से डिडक्ट हो जाएगा 16,000, 2,000, 13,425 और 2,244, तो रिमेनिंग 83,782 होगा। एक बार खुद से कैलकुलेटर में बाद में चेक कर लेना। 61,170, 18,000, सॉरी 16,000 और 331, 77,501, 77,501 इससे डिडक्ट हो जाएगा 12,000, 2,066, 1,496, रिमेनिंग 61,939, ठीक है। तो ये हम लोग का बैलेंस बचेगा। मैंने ये एक्चुअली कंप्लीट करवा दिया, नहीं तो फिर ये रह जाता, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन बाकी क्वेश्चन करेंगे।